हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q placed in vacuum at the origin O. If we placed another point charge Q at a point P where OP is equal to R vector, then the charges will exert a force on Q as per Coulomb's law। ये कहना चाहता है कि एक Q चार्ज को हम लोग ऑरिजिन पे रख दिए और उसके पास में R डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज Q रखते हैं, छोटा सा चार्ज पॉइंट P पर रखते हैं, तो इस Q की चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, ये कहना चाहता है। ओके, तब सवाल ये है कि Q चार्ज और कैपिटल Q चार्ज और स्मॉल Q चार्ज डिस्टेंस पर है, कुछ डिस्टेंस पर है, पास में तो है नहीं, तो फिर फोर्स लगा कैसे रहा है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्लस Q चार्ज है वो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो पहले चार्ज पार्टिकल की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, ये कहना चाहेगा आगे चल के। तो वे कह रहा है कि वी मे आस्क द क्वेश्चन, मतलब हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चार्ज Q इज रिमूव्ड देन व्हाट इज लेफ्ट इन अ सराउंडिंग। तो मतलब कि अगर Q को रिमूव कर देंगे तो सराउंडिंग में क्या होगा। इज देयर नथिंग। If there is nothing at a point P, then how does the force when we place the charge Q at P? In order to answer such a questions, early scientists introduced the electric field of concept of field. According to this, we say that the charge Q produce an electric field everywhere in a surrounding. Then another charge Q is brought at the same point P. Then field there acts and it is produces a force. The electric field produced by the charge Q as a point R is given as ER बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, R वेक्टर 1/4πε0 Q बटे R कैप, R कैप। इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक ही बात है, दोनों ऐसे कोई अंतर नहीं है। R वेक्टर यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बड़ा वाला चार्ज रखा हुआ है उसके पास में एक छोटा सा चार्ज रख रहे हैं, तो ये बड़ा वाला चार्ज के चलते इस पर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग के चारों तरफ इसका कुछ एक इफेक्ट है, इसका एक प्रभाव है, उसी प्रभाव को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा जो इस तरह से है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। ये आगे बात यहाँ पर यहाँ तक हो गई। वेयर आर कैप इज आर वेक्टर बटे आर इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट आर। द इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये इक्वेशन specifies the value of the electric field for each value of the position vector r। मतलब कहना ये चाहता है कि वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक जो फील्ड है फॉर ईच वैल्यू ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर, मतलब कि आर वेक्टर पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से इंटेंसिटी कहेंगे इसको आगे चल के हम लोग। द वर्ड फील्ड signifies how some distributed quantity which could be a scalar or vector vary with the position. The effect of the charge has been incorporated in the existence of the electric field. We obtain the force F exerted by the charge Q on the charge Q। तो कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का डिस्टेंस r है, तो आपके फोर्स ये मिलेगा। क्लियर। Note that the charge Q also exerts an equal and opposite force on the charge capital Q। जो छोटा वाला चार्ज है, जो बड़े वाले चार्ज के सराउंडिंग में है,
वो छोटा वाला चार्ज भी उस पर उतना ही फोर्स लगाता है, ये कहना चाहता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द चार्जेज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैन बी लुक्ड अपॉन द interaction between charge q that the electric field of q and vice versa. If we denote the position of the charge q by a vector r, in experience the force F vector equal to the charge q multiplied by electric field at the location of the q. Thus Fr is equal to q er vector. यानी ये कहना चाहता है कि अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं, सपोज दैट इसको, या आप ऐसे करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4πε0 कैपिटल क्यू बटे आर स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्या बच्चों 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, है ना। तो क्या मिल जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू स्मॉल क्यू आर कैप, है ना। इस तरह से मिलेगा, देख रहे हैं ये मिल जाएगा आपको। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई आर वेक्टर मिल गया। इक्वेशन 1.8 मतलब ये वाला इक्वेशन डिफाइंस द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। सम इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स मे बी मेड हियर, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देगा। तो पहले सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जानने से पहले इतना जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, इसका हम अगर जनरल एनालिसिस करें तो आपको क्या मिलेगा बच्चों। देखो जनरल एनालिसिस यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या कर दिया है कि एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ये सवाल है। और यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो हम यहाँ पर अभी डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या कितना इसका फील्ड होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक क्यू चार्ज लाए तो क्या पता चला कि ये जो क्यू चार्ज पार्टिकल है बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके पूरे सराउंडिंग में एक फील्ड है ना, मतलब कि इसके पूरे सराउंडिंग में कुछ है, उसी का नाम फील्ड है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहर की तरफ जाना चाहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहर की तरफ फील्ड निकाल रहा होगा, ऐसा मानिए, ये कंसेप्ट है। तो इस स्पेस को, ये स्पेस है, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसी स्पेस को हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द स्पेस अराउंड a source charge, the space around a source charge where a point charge felt force of attraction or repulsion, is called electric field, ओके। अब यहाँ पर है कि अगर सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ इस तरह से बाहर की तरफ लाइन क्रिएट करेगी ऐसे, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तब। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ, ऐसे होगा। ये प्लस क्यू है और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से इमेजिनरी कंसेप्ट है। अब बात यहाँ पर ये है कि प्लस क्यू अगर यहाँ पर चार्ज है और यहाँ पर छोटा वाला चार्ज है और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो आर है, मतलब कि आर वेक्टर है, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है इधर एफ वेक्टर, तो फोर्स लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड जो डिफाइंड किया गया ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दिया आर कैप। ये इस तरह से अपने डिफाइंड किया हुआ है ना बच्चों। अब ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नाउ ऑल्सो फोर्स भी होगा, तो एफ इज इक्वल टू जो होगा वो हो गया 1/4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर, फिर आर कैप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे क्यू और फिर क्या लिखेंगे आर कैप। तो इस तरह को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई क्यू आर वेक्टर, काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट आएगा जिसका नाम होगा न्यूटन पर कूलम, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी फोर्स की डायमेंशन mL/t-2 और चार्ज की डायमेंशन I इंटू टी। तो यहाँ पर हो गया E का डायमेंशन इज इक्वल टू mL/t⁻², t⁻³ और I⁻⁻1, mL और t⁻³ I⁻⁻1, ये हो गया इसका डायमेंशन। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें इसके यूनिट का और डायमेंशन का, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसी में पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो इधर ही लगेगा, F बराबर Q इंटू ई लगेगा। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, F बराबर इस तरह से लगेगा, F बराबर Q, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। ये सारी बातें आपको यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू यहाँ से करते हैं। यहाँ पर देखिए एफ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई आर वेक्टर। Equation 1.8 defines the SI unit of electric field as Newton per coulomb. Some important remarks may be made here. First, from equation 1.8, we can infer that if the Q is unity, the electric field due to a charge Q is numerically equal to the force exerted by it. Thus, the electric field due to the charge Q at a point P in a space may be defined as force that unit positive charge would experiences if placed at that point. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अभी मैं इसको समझाऊंगा। The charge Q which is producing the electric field इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। एंड द चार्ज क्यू विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ अ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। और सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक पॉइंट चार्ज रखते हैं जहाँ पर हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। ओके, नोट दैट द सोर्स चार्ज क्यू must remain at its original location.
However, if the charge q is brought at any point around q itself bound to experience the electrical force due to q and will tend to move. A way out of this difficulty is to make the q negligible small. The force F is then negligible small, but the ratio F बटे Q is defined the electric field. यानी E बराबर चार्ज बहुत छोटा हो तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होगा। ये नहीं कि ये बहुत बड़ा होना चाहिए स्मॉल चार्ज और ये खुद को फील्ड क्रिएट करने की क्षमता रखता हो, तब उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब कि बड़ा वाला क्यू फील्ड जनरेट करेगा और छोटा वाला इतना छोटा होगा कि ये फील्ड ही जनरेट नहीं कर पाएगा। इसको खाली टेस्ट करने के लिए, मतलब इसका फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसकी बात करना। A practical way to get around the problem of keeping Q undisturbed in the presence of Q is to hold Q to its location by unspecified forces. This may be look strange, but actually this is what happens in the practice. When we are considering the electric force on a test charge Q due to the charge planar sheet, the charges on the sheets are held to their location by the forces due to unspecified charge constituents inside the sheet. ये कहना चाहता है यहाँ पे कि जो फोर्स है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिफाइन करते हैं E बराबर वो लिमिट Q टेंड्स टू 0 यानी F डिवाइडेड बाई Q, ये बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। मतलब Q का जो वैल्यू है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल Q है, नेग्लिजिबल है। तभी जाकर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्चुअली डिफाइन कर पाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस तरह से करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। मतलब कि E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q, मतलब कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई Q इंटू R का स्क्वायर, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ओके, दूसरी बात यहाँ पर ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, तो चार्ज पार्टिकल का क्या हो सकता है? चार्ज Q है, मास इसका क्या है? M है। तो जब मास M है, किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, किसी चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स लग गया F, मास भी है, तो एक तो फोर्स आ गया F बराबर Q भी, एक फोर्स आ गया न्यूटन सेकेंड लॉ से F बराबर M है। तो F बराबर M है इज इक्वल टू Q इंटू E, तो फिर A इज इक्वल टू जो हुआ वो हो गया क्या? QV बटे M। अब इसमें जिधर एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन होगा बच्चों, उधरे एक्सेलरेशन किसका हो?
डायरेक्शन किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। ये जो आया हुआ है क्यू वी डिवाइडेड बटे एम, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, इसीलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जितने भी फार्मूला है वो सब वैलिड हो जाएगा। v बराबर u प्लस ए टी, मतलब कि u प्लस क्यू वी डिवाइडेड बटे एम इंटू क्या होगा? टी, मतलब कि v इज इक्वल टू u प्लस क्यू वी डिवाइडेड बटे एम इंटू टी। v बराबर u प्लस क्यू वी बटे एम इंटू टी। उसी तरह से एक और फार्मूला, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 2 क्यू वी डिवाइडेड बटे एम इंटू एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 क्यू वी डिवाइडेड बटे एम इंटू 2t का स्क्वायर। जहाँ जहाँ पर एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करना है यहाँ पर आप कर सकते हैं। ओके, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इतना ये कंसेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन डिटरमाइन करेंगे, है ना। लेकिन हम लोग कुछ आगे बातें भी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q दो डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ सम टेस्ट चार्ज Q independent of Q. This is because F is proportional to Q. So the ratio F by Q does not depends on the Q. The force F, the charge Q due to the charge Q depends on the particular location of the charge Q, which may take any value in the space around the charge Q. Thus the electric field E due to the charge Q, कहना ये चाहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको क्यू पे डिपेंड करता है, स्मॉल क्यू पे नहीं डिपेंड करता है। क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखते थे? एफ बटे क्यू लिखते थे। तो एफ बटे क्यू का वैल्यू जो होगा ना हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेशियो डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू। मतलब एफ बटे क्यू का जो वैल्यू है वो क्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, एफ का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? क्यू पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जैसे E इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 लिखा हुआ है और Q बटे R स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है, E वो डिपेंड्स किस पर कर रही है? E डिपेंड्स ऑन Q एंड R। अगर चार्ज की बात करें तो स्मॉल क्यू पर तो डिपेंड नहीं करती है, मतलब कि E डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू, क्यू पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रहा है किस पे बच्चों? वो डिपेंड कर रहा है कैपिटल E पर, मतलब कि कैपिटल Q पर। तो फोर्स किस बात पर डिपेंड करता है? तो जो फोर्स है, जो F बराबर हम लिख रहे हैं, F बराबर Q इंटू ई लिख रहे हैं, सॉरी स्मॉल q इंटू ई लिख रहे हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो रहा है? F डिवाइडेड बटे Q हो रहा है। मतलब कि ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब ये और ये, मतलब कि E एंड F डिपेंडेंट, मतलब कि इस पे डिपेंडेंट करता है, डिपेंडेंट, मतलब कि E और F एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। ओके, Q से उसको कोई मतलब नहीं है, ये कहना चाहता है।
For a positive charge, electric field will be directed radially outwards from the charge. On the other hand, if the source charge is negative, electric field vector at each point radially inwards. सीधी सी बात है. Since the magnitude of the force F on charge Q due to the Q depends only on the distance r of the charge Q from the source Q, the magnitude of electric field E will also depends only on the distance r. Thus, the equal distance from the charge Q, the magnitude of electric field E is same. Okay, the magnitude of electric field E is due to the point charges at this same on the other way a sphere, same on a sphere with the point charges at its center. The other words has the spherically symmetry. ये कहना चाहता है, देखिए इसका क्या मतलब है, ये कहना ये चाहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आपको डिपेंड कर ही रहा है किस पे, Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. मतलब कि E जो है वो डायरेक्टली अपना Q है या E 1/r स्क्वायर है. तो अगर आप इसका एक डायग्राम बनाएं प्रॉपर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें और इधर क्या दे दें Q, तो इस तरह से डायग्राम होगा. अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें E, यहाँ पर दे दें क्या R, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा. ठीक है, R मतलब कौन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसी बात पर वो डिपेंड करता है. दूसरी बात ये है कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सीधे क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, मतलब कि रेडियली आउटवर्ड होगा. रेडियली आउटवर्ड मालूम कैसे पड़ेगा, जब आप एक स्फीयर टाइप का ड्रॉ करिएगा. जैसे कि यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देंगे. ऐसे ड्रॉ करेंगे तो रेडियली आउटवर्ड, देखिए रेडियली आउटवर्ड हो गया इससे स्फीयर से. अब ये कह रहा है कि जैसे कि स्फीयर आपने स्फीयर कंसिडर किया, स्फीयर तो स्फीयर तो एकदम सेम यहाँ से डिस्टेंस होगा. तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है. हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है. ऐसे होगा, इस तरह से होगा, ऐसे यहाँ भी होगा, यहाँ और यहाँ ऐसे वैसे होगा, है ना. इस तरह से सभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे. तो यहाँ पे सब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है. यहाँ पे सब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है. मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ जो है वहीं यहाँ पे है, यहाँ भी है. समझे बच्चों, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है. यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है. यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है. क्लियर. लेकिन यहाँ जितना है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, ये कहना चाहता है. उसी तरह से अगर आप नेगेटिव चार्ज एक एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि आप एक नेगेटिव चार्ज एज्यूम कर लिए, तो लाइन क्या आएगी, अंदर की तरफ इस तरह से आएगी, इनवर्ड. अब एक स्फीयर की तरह ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड, इस तरह से. यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे इस तरह से एक डायग्राम ऐसे, इस तरह से ऐसे. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है. लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं है. यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है. लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आया बच्चों. अगर मान लीजिए कोई एक स्फीयर है, इस तरह से स्फीयर है, स्फीयर, इस पे प्लस चार्ज जैसे दिया हुआ है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे बाहर की तरफ इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से दिया. ऐसे होगा. अगर कोई स्फीयर है और उस पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज, तो ये कहाँ है, अंदर की तरफ है. माइनस चार्ज, तो इस तरह से अंदर की तरफ है इलेक्ट्रिक. क्लियर. ओके. यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज,
यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। तो इस तरह से हो रहा है। ओके, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे जो पढ़ेंगे बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आपने पढ़ा था फोर्स में, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए फोर्स पढ़ा था। उसमें क्या करते थे कि बहुत सारे चार्जेज होते थे और बहुत सारे चार्जेज के वजह से किसी एक चार्ज के आपको फोर्स निकालते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चार्जेज होंगे और फील्ड किसी पॉइंट पर निकालते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड जो आप कैलकुलेट करते हैं वो किसी पॉइंट का कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट कि जैसे मान लीजिए कि हमने फील्ड कैलकुलेट करना चाहा इस चार्ज के चलते, तो फील्ड जो होगा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है ना। फील्ड जो होगा इस चार्ज की वजह से यहाँ भी हो सकता है बच्चों, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो हर जगह फील्ड होगा, हर जगह फील्ड होगा, लेकिन फील्ड इंटेंसिटी सभी जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे इस जगह पर आप फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो इसका नाम P1, यहाँ पर दे देते हैं क्या P2, यहाँ पर नाम दे देते हैं क्या P3। तो यहाँ पर हो गया E3, यहाँ पर हो गया बच्चों E2 और यहाँ पर हो गया E1। तो फील्ड इंटेंसिटी का जो मान होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन फील्ड का मान जो होगा वो सेम होगा। जैसे मान लें कि यहाँ पर R1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों R2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया R3 हो गया। क्लियर है। तो जो E1 है, E1 वो हो गया आपको 1/4 पाई ऑप्शन 0 Q/R1 इसका स्क्वायर। उसी तरह से E2 जो हुआ, E2 वो हो गया आपको 1/4 पाई ऑप्शन 0 और क्या हो गया बच्चों Q/R2 का स्क्वायर। उसी तरह से अगर E3 की बात करें तो 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू Q/R3 का स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या मिल गया आपको, यहाँ पर मिल गया है कि R3 बड़ा है किससे, R2 से, R2 बड़ा है R1 से। तो यहाँ पर क्या हो गया, E जो है 1/ क्या हो गया R² हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि E1 जो है वो बड़ा है E2 से और E2 बड़ा है आपको E3 से। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो बात हो रही है वो किसी पॉइंट का होता है ना, किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट का होता है। इतना बात क्लियर, ओके। तो हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल चार्जेस के। तो काफ़ी सिंपल है ये, आपको बहुत कठिन नहीं है। तो सबसे पहली बात, इसमें अगर हम रीड करें थ्योरी को तो आपको क्या समझ में आएगा, ये देखिए। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 अप टू Qn with the position vector R1 R2 Rn relative to some origin O, okay, like the electric field at a point in a space due to the single charges. Electric field at a point in a space due to the system of charges is defined to be the force experienced by a unit test charge placed at that point without disturbing the original position of the charges Q1, Q2, Q3 up to Qn. We can use the Coulomb's law and the superposition principle to determine this field at the point P denoted by position R. बहुत सिंपल है। मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं आपके सामने तो कुछ इस तरह से बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो काफ़ी सिंपल है, कठिन नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। इसकी करस्पॉन्डिंग जो है पोजीशन वेक्टर है R1, R2, R3, इस तरह से है और Rn। मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर है और इसी को मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब इन सभी चार्जेज के वजह से मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ है, ये यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरह से चार्जेज है और यहाँ पर एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इसकी जो दूरी है वो क्या है R1 है
और इसके चलते जो फील्ड है वो कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर एक चार्ज है और इस चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है वो r2 है। इसकी फील्ड कहाँ जाएगी, इधर जाएगी E2। यहाँ पर एक चार्ज है, ये हो गया कौन, r3 होगी, और यहाँ पर हो गया आपको E3। फिर एक और यहाँ पर चार्ज है, इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, Q1 चार्ज है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, Rn है। तो इसकी फील्ड कहाँ चली गई बच्चों, इधर चली गई, ठीक है ये। अब इन सभी को अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, फार्मूला लिखना आपको मालूम है, k 1/4πε0 को यहाँ पर k है, k बराबर 1/4πε0, इसको बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो k यहाँ पर लिखेंगे क्या, Q1, k Q1 और डिवाइडेड बटे R1 का स्क्वायर और R1 वेक्टर यानी कैप कर देते हैं। उसी तरह से E2 का अगर लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, R2 कैप लिखेंगे, डिवाइडेड बटे R2 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, E3 लिखेंगे, E3 तो E3 में लिखेंगे K Q3 R3 कैप डिवाइडेड बटे R3 और इसका स्क्वायर। उसी तरह से En लिखेंगे, En तो En बराबर होगा K Qn और Rn कैप डिवाइडेड बटे Rn इसका स्क्वायर। अब क्या करना है कि ये P पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर आप EP इजिकल टू सभी को पुट करेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 En वेक्टर, ये सब आएगा। ओके, तो E वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा, E वेक्टर EP वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 R1 कैप डिवाइडेड बटे R1 का स्क्वायर प्लस K Q2 R2 कैप डिवाइडेड बटे R2 का स्क्वायर प्लस K Q3 और R3 कैप डिवाइडेड बटे R3 इसका स्क्वायर अप टू डॉट 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 K Qn Rn कैप डिवाइडेड बटे Rn का स्क्वायर। फिर लिखेंगे क्या, EP वेक्टर इज इक्वल टू K कॉमन ले लेंगे और K कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा समेसन I इज इक्वल टू 1 से लेकर I इज इक्वल टू n तक QI डिवाइडेड बटे RI इसका स्क्वायर और RI कैप। तो फिर ये बहुत, आप इसको बहुत स्टैंडर्ड थ्योरी आप नहीं कह सकते हैं, ये कोई बहुत स्टैंडर्ड थ्योरी नहीं माना जा सकता है ना, ये साधारण थ्योरी है, इसको कठिन थ्योरी में आप कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कैसे सोल्व होते हैं, आप जानते हैं कि जैसे कि न्यूमेरिकल सोल्व करना है इसका, तो सबसे पहली बात कि जो नोट है यहाँ पर नोट में कि अगर दो वेक्टर दिया हो, पढ़े होंगे आप वेक्टर में, सपोज दैट कि दो वेक्टर दिया हुआ है A और B, ठीक है, और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो आप रिजल्टेंट जो कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर वो इस तरह से करते हैं, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, इस तरह से लिखते हैं। अगर आप डायरेक्शन की बात करें tan अल्फा, सपोज दैट कि आप tan अल्फा लिखना चाहता है, तो tan अल्फा बराबर लिखते हैं B sin थीटा डिवाइडेड बटे A प्लस B cos थीटा, ऐसे लिखते हैं। फिर एक और बात यहाँ पर ये है कि एक वेक्टर इधर है F और एक इधर वेक्टर है F, ओके, और इसके बीच का एंगल कितना है थीटा और रिजल्टेंट का हो गया FR। तो याद रखेंगे दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे लिखते हैं, 2F और cos थीटा बटे 2 लिखते हैं। क्लियर है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर हो और दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हो तो हम लोग रिजल्ट निकालते हैं FR इज इक्वल टू 2F cos थीटा बाई 2 करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके,
अब इसकी जो अगर डायरेक्शन की बात करें, सपोज दैट कि ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो θ/2 होगा। इंटरेस्टिंग। अब सपोज दैट कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करना चाहते हैं। सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। एक सपोज दैट कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं छोटा सा सवाल। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, ओके, और यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और एक यहाँ पर चार्ज है Q2 और ये चार्ज है Q1। यहाँ पर जो Q1 और जो Q2 का जो वैल्यू दिया हुआ बच्चों, वो दोनों सेम दिया हुआ है, 6 माइक्रोकूलम है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इस तरह से डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये भी डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है और d = 30 सेंटीमीटर है। तो आप 12th में आ गए हैं तो आपको इतना तो जरूर सोचना होगा कि इस सवाल, एक छोटा सा सवाल है, जो कैसे बनेगा। तो इसके चलते फील्ड किधर होगा बच्चों, इधर E1। इसके चलते फील्ड किधर होगा, ये P है। इसके चलते जो फील्ड होगा इधर होगा, इसका नाम है E2। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो सवाल ये है कि जो E1 है वो E2 के बराबर है, बिल्कुल। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा FR = इस तरह से होगा 2F cos थीटा, थीटा का मतलब 90/2। फिर क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, F 2F cos 45। तो cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। इसको कंजुगेट करेंगे तो क्या मिलेगा, FR = F√2। सही बोला। और F का वैल्यू क्या मिलेगा, F का वैल्यू मिलेगा 9 × 10⁹ मतलब ऐसा मिलेगा 1/4πε0 इंटू दोनों का चार्ज सेम है यानी 6 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बटे 3 × 10⁻⁻2। तो क्या होगा बच्चों, 9 × 10⁻⁻4। सही समझे आप। इसी को कंटिन्यू अगर आप यहाँ सोल्व करें, यहाँ पर कंटिन्यू, FR = 9 × 10⁻9 इंटू 6 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बटे 9 × 10⁻⁻4। ये 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, ये हो गया आपको -4 है और ये -6 है, तो -2 हो जाएगा, यानी 10⁻9 इंटू 6 × 10⁻⁻2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन 45 डिग्री से होगा, बीचों बीच पास करेगा, है ना। तो एक सिंपल और साधारण क्वेश्चन था, इस तरह की हमने वर्क कर चुका है। तो इस तरह के हम लोग ज़्यादा तजुर्बा नहीं देना है ऐसे बातों को, है ना। जैसे कि यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखाया हुआ है, यहाँ पर सोल्व किया हुआ है और सोल्व करके आपको बता रहा है। देखिए, देख रहे हैं बच्चों, ये वाली सब, है ना। इसको अलग अलग सोल्व किया, सोल्व करके वेक्टर क्वेश्चन छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आ रहा है आपके सामने। कंसेप्ट ये है कि सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो पढ़े हैं, एक्चुअली में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मतलब है, ये हम जानना चाहेंगे अभी। ओके, तो यहाँ पर you may wonder why the notation of electric field has been introduced here at all. After all of any system of charges, the measurable quantity is in the force on a charge, which can be directly determined using the Coulomb's law and superposition principle. Why then introduce this intermediate quantity called electric field? मतलब कहना ये चाहता है कि हम लोग डायरेक्टली फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से भी हमने फोर्स डिटरमाइन किया है, तो डायरेक्टली हम तो कूलम्स लॉ से फोर्स डिटरमाइन किए ही थे। तो एक नई क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाने का क्या ज़रूरत है, यानी क्या इसका इंटरमीडिएट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या ज़रूरत है, ये है।
The for electrostatics, the concept of electric field is convenient but not really necessary. Electric field is an elegant way to characterizing the electrical environment of the system of charges. Electric field at a point in a space around system of charges tells you the force a unit positive test charge would experience if placed that point without disturbing the system. Electric field is a characteristic of the system of charges and is independent of the test charge, but you are placed at the point determine the electric field. The term field in physics generally refer to the quantity that is defined at every point in space and may vary from point to point. Electric field is a vector field which has a force as a vector quantity. यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो स्पेस में किसी भी पॉइंट पर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आपके पास सोर्स चार्ज के पास है उतना ही आपके पास इन्फिनिटी पर भी होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। वही कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज फेल्ट फोर्स या एक्सपीरियंसेस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फेल्ट फोर्स इन स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी कंसेप्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगी। आगे कह रहा है द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड however emerges only when we go beyond electrostatics and deal with the time dependent electromagnetic phenomenon. Suppose we consider the force between two distant charges q1 and q2 in accelerated motion. Now the greatest speed with which the signal informations can go from one point to another is c, speed of light. Thus, the effect any motion q1 q2 cannot arise instantaneously। यानी कहना चाहता है ये कि अगर दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच अगर फोर्स की जब बात करेंगे तो दोनों चार्ज तो कांटेक्ट में है नहीं, और दोनों चार्ज को रिलीज करेंगे तो या तो रिपेल हो सकती है या वो अट्रैक्ट हो सकती है। मतलब कि उन चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो उनमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी वेलोसिटी में काफ़ी चेंज आएगी। तो यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल कांटेक्ट में है नहीं। कांटेक्ट में न होने के बावजूद भी वो मोशन में है, तो इसका मतलब ये है कि उसके आसपास में कोई फील्ड है और उसी फील्ड की वजह से उस पर क्या लग रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जानना पड़ेगा, यही इसका सिग्निफिकेंस कह रहा है। देयर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट force q2 and cause motion q1. It is precisely here that the notation of electric field, strictly electromagnetic field, in a new natural and very useful. The field picture is this: the accelerated motion of the charge q1 produces electromagnetic wave। यहाँ कह रहा है कि फील्ड के वजह से ही कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करती है, और एक्सेलरेट जब करेगी तो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करती है। द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्ज q1 प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच देन प्रोपेगेट विथ द स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद जो वेव जो आएगा, जो जनरेट वेव होगा, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, रीच q2 एंड कॉजेज अ फोर्स q2। नोटेशन ऑफ द फील्ड है ना, इलिजेंटली accounts for the time delay. Thus, even though the electric and magnetic fields can be detected only by their effects, मतलब कि कहने का मतलब है
कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगी, मोशन में आएगी, तभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव को डिटरमाइन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा जो मोशन से रिलेटेड है। मैंने आपको मोशन के बारे में बताया था। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर in a uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. Full stop. The direction of the field is reverse, keeping its magnitude unchanged, and the protons falls through the same distance. Compute the time of fall of each case. Contrast the situations with the free fall under gravity. देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो जाहिर सी बात है कि जो फील्ड जो जनरेट करेगा वो फील्ड किधर जनरेट करेगा, इधर फील्ड जनरेट करेगा। इसमें कोई माइनस चार्ज पार्टिकल को रिलीज कराएंगे तो फील्ड के उल्टा में फोर्स लगेगा। बताए थे हमने कि अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखते हैं तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बिल्कुल उल्टा लगेगा, बिल्कुल अपोजिट में लगेगा। तो फील्ड कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, इधर आएगा, जो फोर्स इधर लगेगा। ओके, तो आप क्या करिए ना कि यहाँ पर डिस्टेंस इसका दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए एक्सेलरेशन वाला। एक्सेलरेशन का फार्मूला बताया था ना, E/m, QE/m। तो यहाँ पर E है। ओके, अब यहाँ का डिस्टेंस हमको मालूम है, तो कितना ये देर में गिरेगा, आप क्या फार्मूला लाएंगे, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो S बराबर ut प्लस हाफ माने कि ये h हो गया, तो ये फार्मूला लगेगा। अब एक्सेलरेशन का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा। सभी का वैल्यू पुट करिए तो आपको टाइम निकल जाएगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पर कहता है प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन में क्या कहा कि साइन चेंज कर दिया। यहाँ जो निगेटिव था ये वाला वैल्यू, यहाँ पर निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव है तो प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो प्रोटॉन भी नीचे आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नीचे आ रहा है, यहाँ से प्रोटॉन नीचे आ रहा है, तो ये कितना देर में आएगा और ये कितना देर में आएगा ये बताना है। तो सेम प्रक्रिया करना है यहाँ भी। देखिए एक्सेलरेशन निकाल लीजिए और सेम आपको टाइम कैलकुलेट कर लीजिए प्रोटॉन का, सभी वैल्यू को पुट करके और एक टाइम कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ये कैलकुलेट कर दिया मैंने, सपोज दैट यहाँ आगे वैल्यूज TP आ गया ये 1.3 इंटू 10 टू द पावर -7। अब ये कंपेयर कर लीजिए कौन जल्दी आ रहा है। अब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अगर निकालना है तो ये निकल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ द मैग्नीट्यूड +10 टू द पावर -8 कूलम एंड -10 टू द पावर -8 कूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट A, B एंड C। पहली बात कि आपके पास एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, दोनों का चार्ज का वैल्यू दिया। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है ए के जगह पर निकालना है, यहाँ निकालना है, फिर आपको निकालना है बी पे निकालना है, मतलब ये बी यहाँ पर है, और एक सी पे निकालना है। ये क्वेश्चन हो गया। तो काफ़ी आसान है। ये जो चार्ज है, एक जो Q1 है, तो Q1 क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाला चार्ज क्या है, निगेटिव है। तो इस चार्ज के चलते फील्ड किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। इस चार्ज के चलते फील्ड कहाँ होगा, इधर होगा, क्योंकि निगेटिव है। तो निगेटिव है तो इनवर्ड होगा, मतलब कि इसी के तरफ होगा, है ना बच्चों। समझ में आ रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। मतलब कि यहाँ पे जनरल मैं फार्मूला बना रहा हूँ, जनरल मतलब कि इस तरह से है। यहाँ पर आपको चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर चार्ज -Q2 है, यहाँ पर चार्ज आपको +Q1 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एक तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है जो जगह A है, तो इसके चलते फील्ड कहाँ होगा बच्चों, इधर होगा, और इसके चलते भी फील्ड कहाँ होगा, इधर होगा। मतलब कि प्लस वाला भी इधर होगा और माइनस वाला भी इधर होगा। जोड़ दीजिए आंसर। तो ए जगह पर आपको फील्ड आ गया।
अब ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस इसके बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ इसके लिए हाफ डिस्टेंस, तो इसके लिए हाफ डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये बी पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके चलते जो फील्ड लगेगा बच्चों, इसके चलते फील्ड वो लगेगा इधर, ई प्लस इधर लगेगा, और इसके चलते जो फील्ड लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, तो ई माइनस अंदर की तरफ आ जाएगा। को डाउट? और एक पॉइंट आपको दिया हुआ सीधे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस है, तो इस जगह पर निकालना है, तो इसके चलते फील्ड कहाँ लगेगा, इधर लगेगी। बहुत अच्छा। इसके चलते फील्ड कहाँ लगेगी, इधर लगेगी। तो ये वाला डिस्टेंस पूरा 0.1 मीटर है, ये वाला भी डिस्टेंस 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये वाला मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो बीचों बीच इसका रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये आप एक बेसिक मैथमेटिक्स है, ट्राई करेंगे आप इसमें। ओके, ये आपको सोल्व हो जाएगा, काफ़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। नहीं सोल्व होगा तो हम आपको फिर बताएंगे, आप कमेंट जरूर करेंगे। ओके, अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।